750 किसानों का खोना, ये गम किसान कौम शायद कभी भुला पाए। हरियाणा के किसान इस चुनाव में अब भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब की बार भाजपा हरियाणा से बाहर। हम भाजपा को हराने के लिए इसलिए वोट कर रहे हैं कि जो देश के किसानों की जो मांग थी वो पूरी ना होने के कारण आज देश का किसान दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। भाजपा मुश्किल से 20 सीट पार कर पाएगी। भाजपा की हरियाणा से विदाई पूरी तरह तय है। ये असंभव बात है और भाजपा को खुद भी ये पता है कि अब की बार भाजपा हरियाणा में 20 सीटों पार करने नहीं जा रही है। मोहतरमा कह लीजिए कंगना रनावत जी हैं, तो देखिए वो किस तरह के उलूल जुलूल फिजूल के बयान देती है, तो उन बयानों का भी हरियाणा के किसानों पर असर है और निश्चित तौर पर हरियाणा के किसानों में इस बात को लेकर बहुत भारी नाराजगी है। हरियाणा की और पंजाब की जो मंडी व्यवस्था उसको खत्म करने का काम भाजपा की सरकार ने किया था। अब की बार भाजपा 20 पार नहीं जा रही और वो उनके खुद की कहवत है, वो खुद ये बात बोलते कि भाजपा की अब की बार विदाई तय होने को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। अभी हैं हम हरियाणा में और हरियाणा में चुनाव जो है पूरे गहमे गहमी का माहौल है। किसानों का मुद्दा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मुखर है। जो भाजपा के लिए जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है वो है किसान, क्योंकि किसान जो है आंदोलन में है। एमएसपी का मुद्दा उनके लिए, एमएसपी पे वो गारंटी चाहते हैं। हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज जागलान जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हरियाणा का चुनाव है और भाजपा चाह रही है कि तीसरी बार सरकार बनाए, लेकिन किसान उसके लिए एक समस्या बने हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन चला था 2020-21 में। वैसे तो वो पूरे देश के किसानों का आंदोलन था, लेकिन जो 3 कृषि अध्यादेश लेके भाजपा की सरकार जो लेके आई थी उसमें हरियाणा की और पंजाब की जो मंडी व्यवस्था उसको खत्म करने का काम भाजपा की सरकार ने किया था और प्राइवेट सेक्टर में खेती को ये लेके जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने डटकर विरोध किया और 378 दिन वो आंदोलन चला और उस आंदोलन को जीत कर जब हरियाणा और पंजाब के किसान वापस लौटे तो तब तक 750 किसानों की शहादत हो चुकी थी। और 750 किसानों का खोना, ये गम किसान कौम शायद कभी भुला पाए। और 750 किसानों की शहादत के बावजूद जो भाजपा सरकार ने और भाजपा की आईटी सेल जो कहा जाएगा उसने किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही तक कहा है। तो देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा के किसान इस चुनाव में अब भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भाजपा के सामने एक चुनौती है। भाजपा कह रही है कि अब की बार तीसरी बार, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा हरियाणा से बाहर। तो शायद कोई विकल्प ही नहीं बचता। भाजपा मुश्किल से 20 सीट पार कर पाएगी और भाजपा की हरियाणा से विदाई पूरी तरह तय है। अच्छा, अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में जो है विकास की एक नई गाथा लिखी है, नौजवानों को यहाँ जो है रोज़गार दिया है। अग्निवीर योजना पे भी लगातार कह रहे हैं कि जो है उसमें हम लगातार ऐसे वो परसेंटेज बढ़ाएंगे जो अस्थाई नौकरी में रहें। तो उनका कहना है कि चाहे वो युवा का मामला हो, किसानों को का जो मसला है, उन्होंने कानून वापस ले लिए थे जब ये बात हुई थी। तो उनका कहना है कि हरियाणा में हमने विकास की नई गाथा लिखी है। देखिए, कहने को तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी इस देश के लोगों को कि जिस हरियाणा में वो रोजगार की बात करते हैं आके, एक बार हरियाणा का डाटा उठा के देखिए ना। CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ने क्या रिपोर्ट दी है कि हरियाणा देश में बेरोजगारी में पहले नंबर पे पहुंच चुका है। 37.4 की दर से हरियाणा आज देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है बेरोजगारी के मामले में। तो देखिए, सोचने की बात है। हरियाणा के लोगों को पता है कि हरियाणा का जो देहात था वो बेल्ट की नौकरी ज़्यादा पसंद करता था, जिसमें पुलिस कह लीजिए आप, आर्मी कह लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, आर्मी को ख़त्म कर दिया। आर्मी 4 साल के, मेरा गांव लगभग 8000 मतदाताओं का गांव है और मेरे गांव में लगभग ये लगा के चलिए कि 20,000 के करीब आबादी है। तो अब देखिए, मेरे गांव में चारों तरफ जब जिस टाइम हम यहाँ खड़े हैं तो सड़कों पर रास्ता नहीं होता था। इतने बच्चे रेस लगाते थे, दौड़ लगाते थे, दौड़ते थे। लेकिन आज गाँव के स्टेडियम में जो जहाँ रेस लगाने जाते थे वहाँ घास जम चुकी है। तो इतने बुरे हालात हरियाणा के हैं। दूसरी बात, 3 कृषि अध्यादेश लेके आने की क्या जरूरत थी? जब 3 कृषि अध्यादेशों को जब हरियाणा, पंजाब और देश के जितने भी तमाम किसान संगठन है वो मना कर रहे थे कि भाई हमें ये कृषि अध्यादेश नहीं चाहिए, तो क्यों जबरदस्ती किसानों का भला करने पे तुले थे? दूसरी बात ये भी है कि एमएसपी का मुद्दा हरियाणा में आज के टाइम में सबसे बड़ा है और एमएसपी को लेके आज भी हमारा आंदोलन चला हुआ है। देखिएगा, इस आंदोलन में भी लगभग 28 साथी हमारे शहीद हो चुके हैं और इस आंदोलन में भी जो हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर ज्यादतियां की हैं, जो हमें हरियाणा में घुसने नहीं दिया, जो पंजाब से किसान संगठन चल के आए थे, उन ज्यादतियों को नहीं बुलाया जा सकता। सड़कें खोद के लगभग 4 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी। 433 किसान
साथी हमारे इस आंदोलन में जो घायल हुए हैं, जो हरियाणा सरकार की ज्यादती की वजह से हुए हैं। 5 जो हमारे युवा किसान साथी इस आंदोलन में इस किसान कौम के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। तो देखिए लड़ाई और संघर्ष जारी है और हरियाणा ने जो ज्यादतियाँ सही हैं, हरियाणा और पंजाब ने, शायद ही ये पूरे देश का मुद्दा है एमएसपी, लेकिन हरियाणा और पंजाब मजबूत तरीके से इस मुद्दे पे लड़ रहा है। तो हरियाणा का जो आर्थिक आधार है वो खेती है और भाजपा सरकार खेती को खत्म कर कॉरपोरेट्स घराने को सौंपना चाहती है। अब देखिए हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में है कि जो 24 अगस्त 2021 को हरियाणा विधानसभा में इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून बदल दिया। देखिए 1894 में जब अंग्रेजों ने इस देश में जमीन लेना शुरू किया था तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जब अंग्रेज जमीन छीनते थे तो किसानों को श्योरिटी होनी चाहिए थी कि भाई किसानों की जमीन का मुआवजा उनको मिले। तो 1924 के आसपास लगभग आके भूमि अधिग्रहण कानून बना था। वो कानून 1894 से चलता 1924 में आके उसने कानूनी रूप लिया। उसके बाद वो 2013 में उसको कानूनी रूप में किसानों के भले की बात हुई, जिसमें किसानों को सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा, 70% किसानों की जमीन लेने से पहले सहमति। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया? 24 अगस्त 2021 को हरियाणा विधानसभा से उसको पारित बदल दिया। अब किसानों से ना सहमति ली जाएगी, ना किसानों को सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और किसानों की जमीन मनमाने दामों से छीनने के लिए तैयार है। तो देखिए किसान लड़े नहींगा तो सीधी सी बात है कि यह किसानों को बेजमीन कर देंगे। देश आज़ादी के जब 2047 जो वर्ष होगा और जिसमें 100 वर्ष हम पूरे करेंगे, शायद मुझे लगता है कि बहुत कम किसानों के पास ज़मीन बचेगी। जिस तरह से आज कॉरपोरेटर्स घराने किसानों की ज़मीनों पर नज़रें बनाए हुए हैं, वो एक सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा, पंजाब और तमाम देश के किसानों के लिए है। और हरियाणा और पंजाब का किसान आर्थिक तौर पर सक्षम है, इसलिए आज वो लड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अगर किसान हैं तो बॉर्डर पे क्यों बैठे हुए हैं, उन्हें खेतों में होना चाहिए। ये किसान नहीं, ये बड़े किसान नहीं, व्यापारी हैं और छोटे किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और पूरे देश के किसान नहीं बैठे हैं। क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है? तो सिर्फ और हरियाणा के लोगों को ही और पंजाब के किसानों को ही दिक्कत थी, बाकी राज्यों के किसानों को तो मसला नहीं हुआ? देखिए कहने को तो ये बात है कि आंदोलन की जब बात चलती है तो आंदोलन में आज पूरे देश के किसान लगे हुए हैं। हम मध्य प्रदेश जाके आए, हम महाराष्ट्र जाके आए, हम तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हम कहाँ नहीं गए। हर जगह हमारा अच्छा भरपूर समर्थन हमें किसानों का मिला है। और लेकिन बात यह है कि जो लड़ने का तरीका हरियाणा और पंजाब के पास है, शायद वो इस देश में और कहीं नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा और पंजाब के किसान ही सड़कों पे क्यों बैठे हैं। देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो 3 मार्च 2011 को आप मोदी जी का पत्र उठा के देखिए, उनका ट्वीट उठा के देखिए। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि देश के किसानों को झूठी एमएसपी की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, इनको एमएसपी दीजिए। मोदी जी ने हमसे वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों को देंगे और एमएसपी का गारंटी कानून बना के देंगे। तो देश का किसान मोदी जी को उनके किए वायदे याद दिलाने के लिए जब दिल्ली की तरफ गया तो हमें रास्ते में रोक के हमारे ऊपर जो गोलियां चलाई गई, जो इंजेक्टर मोर्टार, जो दूसरे देशों की, जो 2 देशों का युद्ध होता है उनमें जो चीज़ें यूज होती है वो अपने देशों में यूज की है। जो गैसेज इंटरनेशनल मार्केट में बैन है, जिसको इंटरनेशनल 1993 के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समझौते में बैन कर दिया, वो अपने देश के किसानों पे वो जहरीली गैस इन्होंने मारी हैं। तो देखिए हरियाणा पंजाब का किसान तो इस आंदोलन में था। हरियाणा पंजाब का एक ये कह लीजिए विचारधारा कि वो हमेशा गलत के खिलाफ लड़ता है। आप देश आज़ादी का आंदोलन उठा के देख लीजिए, उसमें संयुक्त पंजाब की आप कुर्बानियाँ उठा के देख लीजिएगा, 90% कुर्बानियाँ इस देश में आज भी संयुक्त पंजाब की हैं और आगे भी जितनी कुर्बानियाँ हुई इस देश को बचाने के लिए। अब देखिए हरित क्रांति यहीं क्यों आई? हरित क्रांति जो आई 1967-68 में, वो हरियाणा और पंजाब में क्यों आई? क्योंकि यहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं, यहाँ के लोग तन मन धन से इस देश के लिए लड़ते हैं, इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए। अब देखिएगा 1960 के आसपास देश की जीडीपी में 50% योगदान खेती का था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई वो घटते घटते आज 17.5% पे आ गया है। तो सरकार की जो पॉलिसी है और जो सरकार हरियाणा और पंजाब में जो उत्पादन के मामले पूरे देश में आज भी एक कहें कि अच्छी फसल के उत्पादन में जाना जाता है, बासमती चावल तो आज भी इन्हीं क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। तो देखिए ये लोग अपनी फसल बचाने के लिए और ये लोग अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बचाने के लिए आज ये सड़कों पे है। आप देखिएगा कि जब मेरे घर पे छत है तो मैं क्यों सड़क पे आके बैठूंगा, लेकिन मैं अगर सड़क पे आके बैठता हूँ तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मेरे घर छीनने की, मेरी छत के साथ साथ मेरा घर छीनने की, मेरी जमीन छीनने की नौबत आई है। तो ही हम सड़कों पे आए हैं। अच्छा, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसान जो हैं, किसान कानून तो वापस ले लिए मोदी जी ने और एमएसपी पे ही वो खरीदारी कर भी रही है। सिर्फ आप कह रहे हैं कि कानून पे, तो खरीदारी तो हो ही रही है एमएसपी रेट पे ना।
नहीं, देखिए ये कहने की बात है। आप शांता कुमार समिति की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2015 में शांता कुमार समिति की रिपोर्ट आई थी। शांता कुमार समिति कह रही है कि देश में मात्र 10% किसानों को, 6 से 16% किसानों को एमएसपी मिलती है। अगर डाटा उठाएं तो 10% किसानों को एमएसपी मिलती है, उसमें भी हरियाणा, पंजाब। तो देखिए 2016 में फरवरी में उत्तर प्रदेश के बरेली से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। तो वहाँ उनसे पूछा गया था कि कितने दिनों में आप आमदनी दोगुनी करोगे, तो उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक आमदनी दोगुनी कर देंगे। तो देखिए 2022 आ चुका है। हमने सवाल किया कि क्या आमदनी दोगुनी हुई? डबल फार्मर इनकम के नाम से इस देश में एक समिति बनी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे राम नाईक जी, उनको लिया गया। आप उस समिति की रिपोर्ट पूछिए ना कहाँ है। मोदी जी ने पिछला आंदोलन खत्म होने से पहले हमें कहा था कि हम देश के किसानों के लिए एमएसपी पर एक कमेटी बना के देंगे। अब 16 महीने बीत चुके थे जब हमने 13 फरवरी से आंदोलन शुरू किया। तो आप उनसे पूछिएगा कि उस समिति ने 16 महीने में क्या रिपोर्ट दी। उसमें गुणी प्रकाश जैसे, गुणवंत पाटिल जैसे वो लोग हैं जो बीजेपी की गोद में जाके बैठे और जो बीजेपी से इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं। अच्छा, तो क्या सोचा है आप लोगों ने, जो किसानों के संगठन हैं, अब जो है 5 तारीख को चुनाव होना है, आप लोगों ने क्या मन बनाया है? पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है और इस बार भी जो है काफ़ी लोगों से हम बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा लगातार जो है हो सकता है कि सरकार बना ले जाएगी। नहीं, देखिए ये असंभव बात है और भाजपा को खुद भी ये पता है कि अब की बार भाजपा हरियाणा में 20 सीटों पार करने नहीं जा रही है। दूसरी बात यह कि हरियाणा का किसान जिस तरह से आंदोलन में प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से हरियाणा के किसानों के घर पे पुलिस भेज के दबिशें की गई, जिस तरह से उनको सारी रात जेलों में बंद करके रखा गया, तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर हरियाणा के किसानों में नाराजगी है। और हरियाणा के किसानों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जो बीजेपी की सांसद मोहतरमा कह लीजिए कंगना रनावत जी हैं, तो देखिए वो किस तरह के उलूल जुलूल फिजूल के बयान देती है। तो उन बयानों का भी हरियाणा के किसानों पर असर है और निश्चित तौर पर हरियाणा के किसानों में इस बात को लेकर बहुत भारी नाराजगी है और उसका जो जवाब है वो अब की बार हरियाणा का किसान वोट की चोट से देगा। तो हरियाणा के किसान किस ओर जा रहे हैं? अगर भाजपा को नहीं चुन रहे तो किस पार्टी को? क्योंकि कई पार्टियां मैदान में हैं, कांग्रेस और भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। बाकी यहाँ हम देखें तो मायावती जी की बीएसपी भी है, इनेलो भी है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा समर्थन जो है किसको दे रही है? देखिए हमारा संगठन किसी को समर्थन नहीं करता। हमारा संगठन गैर राजनीतिक रह के आंदोलन लड़ता है। हमने अपने संगठन का एक नियम बना रखा है, हम किसी भी राजनीतिक दल के राजनेता के साथ ना अपने मंच साझा करेंगे, ना उनके मंच पे जाके कोई भाषणबाजी करेंगे। हमारा साफ सीधा एक टारगेट ये है कि जो सरकार या जो कोई नेता या जो कोई कैंडिडेट भाजपा और उसके सहयोगी दल जितने भी हैं उनको हराएगा, हम भाजपा को हराने के लिए वोट करेंगे। और वो हो सकता है कि किसी इंडिपेंडेंट को हमें वोट करना पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मजबूत है तो हम उसको भी वोट कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। हमारे मोर्चे ने साफ बोल रखा है कि भाजपा को छोड़ के और उसके सहयोगी दलों को छोड़ के, भाजपा को भी इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि भाजपा ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए, देखिए ये देश के संविधान के साथ एक धोखा ही कहा जाएगा कि जब देश का किसान दिल्ली में अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जाया जाता है तो उसके ऊपर वो जहरीली गैसें मारी जाती हैं, वो जहरीली गैसें छोड़ी जाती हैं, इंजेक्टर मोर्टार छोड़े जाते हैं, 12 mm की गोलियां मारी जाती हैं, जो शायद इस देश का संविधान उनको कभी अनुमति नहीं देता। लेकिन प्रशासन और सरकार के अधिकारियों ने मिलकर इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दिया, उससे भारी भरकम नाराजगी हरियाणा के किसानों में आई है। तो अगर भाजपा नहीं तो आपने अभी कहा कि वोट की चोट से जो है करेंगे, तो आपने किसी भी पार्टी से ऐसा कुछ नहीं है कि हम किस पार्टी, अगर कहीं निर्दलीय जीत रहा तो निर्दलीय को जिता रहे हैं या कांग्रेस को जिता रहे हैं? देखिए जहां जिस पार्टी का भाजपा की टक्कर में कैंडिडेट मजबूत है, भाजपा के सहयोगी दलों को छोड़ के हम उसको निश्चित तौर पर वोट करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ना उसके साथ मंच साझा करेंगे, ना उसके मंच पे बैठ के बात करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि हम गैर राजनीतिक रह के, हमने पहले भी आपसे कहा कि हमारा संगठन गैर राजनीतिक रह के आंदोलन लड़ेगा और भाजपा के साथ हमारा संगठन या भाजपा या किसी और अन्य दल के साथ भी हमारा संगठन खड़ा नहीं होता। हम भाजपा को हराने के लिए इसलिए वोट कर रहे हैं कि जो देश के किसानों की जो मांग थी वो पूरी ना होने के कारण आज देश का किसान दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। आप हमारे गांव का अभी सर्वे करवा लीजिएगा, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे तो जिसको डोंकी बोलते हैं, सभी लोग डोंकी को समझते हैं। हरियाणा पंजाब में तो खास तौर पर 2 नंबर के माध्यम से अमेरिका जा चुके हैं। लगभग 50 लाख रुपये जाने का लगता है। वो 50 लाख रुपये में अपनी ज़मीन बेचते हैं और डोंकी के माध्यम से अमेरिका जा रहे हैं।
तो देखिए एक पलायन भी रोकना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग वो अमेरिका जैसा देश उनको वहाँ बुला रहा, वो शरणार्थी के तौर पे जा रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि शरणार्थी की दशा क्या होती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि भाजपा के लोग कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और अब देखिए मनोहर लाल खट्टर को हटा भी दिया गया, नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाया गया। तो डबल इंजन की सरकार जो है लगातार जो है 10 साल से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उनको क्या जवाब देंगे? देखिए भाजपा, ये सवाल अगर आप भाजपा से जुड़े लोगों से पूछें या उनके पदाधिकारियों से पूछें तो ये और अच्छा बेहतर होता, क्योंकि वो लोग तो खुद ये बात बोलने लगे हैं कि काश खट्टर को सीएम ना बना के हरियाणा का किसी और अच्छे व्यक्ति को मौका मिलता तो भाजपा की सरकार निश्चित तौर पर तीसरी बार रिपीट करती। लेकिन खट्टर साहब की जो एक कह लीजिए का हठधर्मिता थी, वो हठधर्मिता खट्टर साहब को और भाजपा की पूरी पार्टी को ले बैठी। ठीक है, तो अब ये बात तो आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी पूछ के देखना, अब की बार भाजपा 20 पार नहीं जा रही। और वो उनके खुद की कहबत है, वो खुद ये बात बोलते कि भाजपा की अब की बार विदाई तय होने को है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ किसान यूनियन के प्रवक्ता अभी मनोज जागलान जी बात कर रहे हैं, पानीपत में हम हैं। और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि हरियाणा के किसानों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, उन्हें जो है ऐसी गोलियों से मारा गया जो कि कई देशों में बैन है, लेकिन हरियाणा के किसानों पे चलाई गई, 750 किसानों की जान गई। तो किसानों ने फैसला किया है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको वोट देंगे। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।